सो हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री का वन शॉट एज यू हैव सीन इन द टाइटल इटसेल्फ। आई होप आपका इंग्लिश और साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया हो। अब वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम, सो फॉरगेट ऑल दैट हैज हैपेंड। नाउ वील फोकस ऑन सोशल साइंस। हिस्ट्री के वन शॉट में आज की इस वीडियो में आई विल सम अप योर होल बुक। सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू मैं सारे चैप्टर्स आपको कंसाइजली जितना कम टाइम हो सकेगा उतने में एक्सप्लेन कर दूंगी। स्टार्टिंग विद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट पेज पे ही क्वेश्चन दिखता है, दैट इज द पिक्चर ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, दैट इज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब ये क्वेश्चंस जो मैं लाई हूँ ये PYQ वाली बुक से लाई हूँ, जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं एंड अलग अलग रिसोर्सेज से मैं देख के लाई हूँ द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर से लगा के जाइएगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट विल बी फ्रॉम दीज क्वेश्चंस ओनली। पहला क्वेश्चन हमारे पास फ्रेडरिक सूर्य वाली पेंटिंग है। या तो वो आपको डायरेक्ट पेंटिंग दे देंगे, उससे सबसे पहले पूछेंगे कि इसका नाम क्या है। ये MCQ में भी आ सकता है, आपको पेंटिंग दे दी, पूछा गया इस पेंटिंग का नाम क्या है और इसे किसने और कब बनाई थी। ठीक, अब इसका जो आंसर है वो आपको फर्स्ट पेज पे ही मिलेगा। देयर इज अ बिग पैराग्राफ। अब आपको पैराग्राफ फॉर्म में बिल्कुल बिल्कुल नहीं लिखना है, यू हैव टू मेक पॉइंट्स। अगर आपको पॉइंट्स चाहिए दैट आई कैन टेल यू लेटर, बट यहाँ पे एक्चुअली हम सम अप कर रहे हैं तो आई कैन नॉट टेल यू द होल आंसर। तो बस अभी के लिए इतना ही कि फर्स्ट पेज पे है ऑल द कंटेंट, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं बुक के उन्हें ही लिखिएगा सो दैट यू गेट फुल ऑन फुल। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये आपको थर्ड पेज पे मिल जाएगा। हेडिंग ऊपर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसके अंदर जो सेकंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है कि वहाँ पे इक्वल राइट्स हो गए थे, फ्रेंच फ्लैग नया हो गया था, नेशनल असेंबली, ऑल दैट आंसर, वो यहाँ से क्वेश्चन है। ये जनरली 5 मार्क्स में पूछ ही लिया जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये और 5 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट पे। उसका रूल आता है 1804 में और वो करता है सिविल कोड ऑफ 1804। अब सिविल कोड के जितने भी हमारे जितने भी वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, जितना भी कुछ है 5 पॉइंट्स में आप सम अप करेंगे इसे एंड दिस इज द आंसर। अब ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दैट। डोंट मिस आउट एनी पॉइंट कि 3 मार्क्स में आया है तो क्या ही लिखने की जरूरत है। अगर टाइम बच रहा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो डू राइट ऑल द पॉइंट्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन है उस पर। ठीक, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द हेब्सबर्ग एम्पायर। अब ये क्वेश्चन उतना जनरली नहीं पूछा गया है, बट स्टिल सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स एंड इसमें भी इजिली 5 पॉइंट बन सकते हैं। तो हेब्सबर्ग एम्पायर जो आपकी बड़ी हेडिंग है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके अंदर पहले ही पैराग्राफ में देयर इज अ होल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन हेब्सबर्ग एम्पायर। सो प्लीज़ 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 उसको एक बार पढ़िएगा। अब आई नो कि बहुत सारे नाम है उसमें, बस बट प्लीज़ ट्राई टू लर्न इट। इट्स द लास्ट एग्जाम ऑफ क्लास 10, सो प्लीज़ अपना बेस्ट देना है। ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, इसी के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट द हेब्सबर्ग एम्पायर, उसी के अंदर आपकी तरह तरह के नेशनलिज्म भी है। एक क्वेश्चन एरिस्टोक्रेसी से भी आता है कि उसमें एरिस्टोक्रेसी कैसी थी। अब ये सब देखिए हर पार्ट से 5 मार्क के क्वेश्चन बन ही सकते हैं, बट ये थोड़े से दीज आर नॉट सो वल्नरेबल, उतना पूछा नहीं गया है, तो यू कैन जस्ट रीड इट, गो थ्रू इट, बट इतना फोकस करने की उस पर ज़रूरत नहीं है। जोल्वरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, ये आ ही जाता है किसी ना किसी सेट में। तो जोल्वरीन आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें 3 पॉइंट्स डायरेक्टली बन रहे हैं। ठीक है, इन 1834 कस्टम यूनियन और जोल्वरीन वॉज फॉर्म्ड लेकर के आपका इधर इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन तक। ठीक है, लास्ट थर्ड लाइन तक। ओके, देन इज द ट्रीटी ऑफ वियना। अगेन ट्रीटी ऑफ वियना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है और 5 मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, 5 मार्क में जब आएगा तो आपको यू हैव टू एक्सप्लेन। अब वो डायरेक्टली आपको ट्रीटी ऑफ वियना नहीं देगा, बट वो ऐसे दे सकता है कि in 1815 there was an important treaty passed, can you tell the name and what were the features of that treaty। तो उसमें आप कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हो, बहुत पॉइंट्स है, you can write any 5। then comes the role of Giuseppe Mazzini। अब ये भी क्वेश्चन उतना नहीं पूछा गया है, मतलब when I went through the paper तो मुझे क्वेश्चन उतना नहीं मिला, बट स्टिल अगेन इट इज़ इन आवर कोर्स और ऐसा हो सकता है कि और पार्ट में गिसेपी मजीनी के बारे में पूछ लिया जाए, तो इसलिए प्लीज़ गो थ्रू दिस आंसर ऑल्सो, उसमें भी आपको ईजिली 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन कम्स द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब एज ऑफ रेवोल्यूशन में यू हैव ग्रीस, जर्मन, इटालियन, ब्रिटिश एम्पायर का थोड़ा सा पार्ट ज़रूर दिया है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये भी 3 या 5 मार्क्स में इजीली आ जाता है, और इटालियन ये टॉप मोस्ट है। उसके बाद जर्मन या ग्रीस पूछता है, और आयरलैंड की बहुत कम रहती है क्योंकि उसमें क्लियर पॉइंट्स नहीं है, बट स्टिल अगेन यू हैव टू लर्न इट। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। बीच में एक पार्ट रोमांटिसिज्म का भी आता है। अब रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन से लेकर के इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट से लेकर के, बिकॉज तब के जो पोएट्स वगैरह थे, जो भी आर्टिस्ट थे, दे ट्राइड टू अवेकन दी पीपल बाय देयर आर्ट, बाय देयर कल्चर, तो इसे ही हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू गो थ्रू दिस।
अगेन उसके बाद थोड़े थोड़े पार्ट्स है, जैसे कि 1830s का हार्डशिप वाला पार्ट है, दैट कैन ऑल्सो कम, बट ये 3 मार्क्स में आता है, उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो दैट्स आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द स्लाइड। उसके बाद आपको तो पढ़ना ही है, बट दीज आर द क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जाम 99%। ठीक है, इसके बाद हमारा वही जर्मनी इटली का वो है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद थी, मैंने डाली थी स्लाइड में, आई थिंक इसमें है नहीं, दैट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन, जिसमें हमने एलिगरी की बात की है। एलिगरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एलिगरी हम तब लिखते हैं जब किसी एक चीज़ को जो है किसी दूसरे से हम विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि कोई आइडिया होता है, कोई एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो उसको हम एलिगरी का फॉर्म देते हैं। तो स्पेशली फ्रांस की, और जितनी एक मारियान दी है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। जर्मेनिया का दिया है, जर्मेनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं कि शी इज़ वियरिंग द क्राउन ऑफ ओक लीव्स और वो सब कुछ, दैट यू शुड नो। उसके बाद मीनिंग्स ऑफ द सिम्बल्स भी है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आपको पूछा जाता है कि व्हाट डज ब्रोकन चेन सिम्बलाइज, व्हाट डज स्वॉर्ड सिम्बलाइज, व्हाट डज ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल सिम्बलाइज, तो ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये टॉपिक हम लोग से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग दिस सिंस लॉन्ग। ठीक, तो इसको हम फटाफट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जो पार्ट है आपका, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इससे बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, तो उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हैं कि देयर वाज अ एंगर बिकॉज ऑफ द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, और उसके बाद फिर जो क्रॉप्स फेल हो गए थे, वो पूरा आपका पैराग्राफ है, दैट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया है बहुत बार और पार्ट में ज़रूर आता है ये। ठीक है, देन इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह असत्याग्रह। अब ये 3 पॉइंट इसके ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं आप, ये 5 मार्क्स में रेयरली ही पूछा जाता है, तो एनी 3 पॉइंट्स यू कैन लर्न। कि महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, देन इट एम्फेसाइज्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ विदाउट सीकिंग वेनिजेंस और बीइंग अग्रेसिव। ठीक, ये सब जिता है, एंड ही बिलीव्ड ऑन दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, दैट दिस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। ठीक, ये पॉइंट आपके हैं। देन इज सेवरल इंस्टेंसेस गिवन जहाँ पे वो जगह जगह गए थे अपना इस सत्याग्रह मूवमेंट को पॉपुलराइज करने, दैट इंक्लूड्स चंपारण इन 1917, फिर उसके बाद ही 1917 में ही वो खेड़ा भी गए थे, एंड देन 1918 में वो अहमदाबाद गए थे। ठीक, तो ऑल दीज प्लेसेस यू हैव टू लर्न कि वो कहाँ गए थे, कब गए थे और क्यों गए थे। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक, ये भी 3 मार्क में ही आता है। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया था सीडीएम। सीडीएम वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ शॉर्ट, अ 60 सेकेंड शॉर्ट, जिसमें दोनों ही चीज़ें का क्लियर डिफरेंस मैंने बताया है। ये सीडीएम हो गया, एनसीएम हो गया, उसके बाद आपका रोलेट सत्याग्रह था। तो जो भी जितने भी ये सब मूवमेंट्स थे जो गांधी जी ने किए थे, वो किस ऑर्डर में हुए थे, उनकी क्या डेट्स थी, वो कब स्टार्ट हुए थे, क्यों स्टार्ट हुए थे और कब ख़त्म हुए थे, ये सारी चीज़ें मैंने उस 60 सेकेंड शॉर्ट में डिस्कस की है, तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब सीडीएम जो भी रीज़न से हुआ था, आई हैव टोल्ड इन दैट वीडियो। अब उसके बाद क्या हो गया था, जनरल डायर ने ही टुक कमांड, एंड देन उसके बाद जो आपको पता ही है जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल को, तो दैट इंसिडेंट वो भी बहुत रेयरली पूछा जाता है। हाँ, ये ज़रूर आता है कि व्हाट वर दी इम्पैक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यही हुआ था कि देयर वाज अ वाइड स्प्रेड, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था ये मूवमेंट, तो इसीलिए पूरी जो क्राउड थी वो सड़कों पे आ गई थी। सबने अपना जो भी जिसके लिए भी काम करते थे, दे ऑल क्लोज दैट। पूरा एक पैराग्राफ अगेन है इस पे, दैट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। ठीक, उसके बाद रोलेट एक्ट पूछा जाता है, ये रोलेट एक्ट क्या था, किसने लाया था, क्यों लाया था, सो इट वाज बिकॉज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स विद इन द मूवमेंट। अब ये आपके बुक में एक पूरी हेडिंग है, इसके अंडर में अलग अलग जगह पे बताया गया है कि मूवमेंट्स कैसे, एनसीएम की हमें यहाँ पे बात अब शुरू हो गई है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, अलॉन्ग विद द खिलाफत मूवमेंट दैट बिगैन इन जनवरी 1921। ठीक, अब ये था जो टाउन्स में मूवमेंट था, जो कंट्री साइड में था, दैट ऑल इज हियर रिटन। अब ये अलग अलग भी पूछा जाता है या एक साथ भी पूछ लिया जाता है कि वेयर वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ इट बिकेम वाइड स्प्रेड। तो उसमें आप 2 पॉइंट टाउन के, 2 पॉइंट कंट्री साइड के, दैट यू कैन राइट, या एक पूरा डिवोटेड आंसर भी हो सकता है कि हाउ वाज द मूवमेंट इन द टाउन्स। तो उसमें यू कैन राइट कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स थे उस पर लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था, बट जो और जितने काउंसिल इलेक्शन थे उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया था, लेकिन जो मद्रास की जस्टिस पार्टी थी वो अभी भी उन्हीं के थी कि उनको काउंसिल एंटर करना है, दैट दे वांटेड। फिर उसके बाद कंट्री साइड में भी बहुत सारे नेम्स जैसे कि बाबा रामचंद्र के हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी जो अवध रीजन था वहाँ पे वो गए थे, अवध किसान सभा का इसमें मेंशन है। ठीक है, दैट यू शुड नो। और अगेन प्लांटेशन, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट, प्लांटेशंस में भी हुआ था स्वराज, वेयर ऑल ऑफ देम, उनको ये पता चला था कि जो है सत्याग्रह वो हो गया है, एनसीएम हो गया है, एंड दे कैन ऑल लीव दोज अथॉरिटीज़
एंड कैन मूव बैक टू देयर होम, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बंदी बना के रखा गया था। दे हैड टू वर्क देयर। और कोई भी अगर अपनी फैमिली के लिए चाहता था, भाग जाता था वहाँ से, जाने तो देते नहीं थे, तो ऑफ कोर्स दे यूज्ड टू रन। लेकिन अगर उन्हें पकड़ लिया जाता था तो दे वर सीवियरली पनिश्ड, ठीक। देन इज द मेंशन ऑफ अगेन अलूरी सीताराम राजू। he was considered of having some special powers which can do astrological predictions, heal people, ठीक है। तो and he was considered a folk hero, ठीक। this is the mention of Alluri Sitaram Raju again. Then we move on to the next question. अब हम आते हैं सिविल डिसोबीडियंस पे। दैट कंसिस्ट ऑफ द सॉल्ट मार्च, ठीक है। इट वॉज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट colonialism, क्यों? अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सॉल्ट वॉज समथिंग दैट वॉज the commodity used by all the classes of the society, and it was the only thing that could unite the people of India, ठीक। उसके बाद you can स्टार्ट की वो 31 जनवरी 1930 में उन्होंने इरविन को लेटर लिखा था 11 डिमांड्स में, कि अगर वो इस पे नहीं उन्होंने मानी देन दे विल लॉन्च दी सीडीएम। एंड ऑफ कोर्स ही उन्होंने नहीं माने, सो इनएविटेबली जो सीडीएम था वो लॉन्च किया गया सॉल्ट मार्च, ठीक। दैट होल पैराग्राफ जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कैसे हुआ था। दे वेंट ऑन टू द जो है शोर पे गए थे वहाँ पे, फिर उन्होंने नमक बनाया था। इट जो है डिफाइड दी मोनोपोली ऑन सॉल्ट बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक। तो दैट ऑल यू हैव टू राइट इन दिस। देन अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इसमें क्या है कि कैसे कैसे, अब जैसे जो लोकल लोग थे, जो रिच, पहले तो रिच पीजेंट कम्युनिटी की बात की गई है जो कि कंट्री साइड में थी। कंट्री साइड इज लाइक दी जो विलेज एरिया थे, उसमें उन्होंने कैसे देखा। देन वॉज द पुअर पीजेंट्री, उन्होंने कैसे देखा। देन वॉज द हाई बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ऐसे कैसे देखा। देन वॉज द वर्किंग क्लास वॉज द लीस्ट इंटरेस्टेड, क्योंकि गांधी जी कर रहे थे बिजनेसमैन का सपोर्ट, एंड बिजनेसमैन एंड जो वर्किंग क्लास थी देवर इन सिक्सेस एंड सेवन्स, तो इसीलिए, और उन्होंने किया बिजनेसमैन को सपोर्ट, तो देयर वाज अ गैप बिटवीन थे, तो इसलिए दे वर नॉट सो इंटरेस्टेड, ठीक। Then again, there was an important feature of the CDM was the participation of women. But like for a long time, the Congress, it was reluctant to allow women to come to the movement, to join the movement. तो इसलिए they were not so there, but it was just their symbolic presence, ठीक। उसके बाद राउंड टेबल की बात होती है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द बी आर अम्बेडकर वन, जिसमें हमने उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की बात की थी, उसमें महात्मा गांधी जो थे, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि दे वांटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। उसमें गांधी जी ने कहा था, मतलब दे डिड नॉट अग्री टू द सेम पॉइंट, तो उन्होंने फास्ट अनटू डेथ ये किया था। बट अगेन देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज़ कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ऐसे करके दे ऑल सेटल, ठीक। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें अब जैसे पूरा सारे मूवमेंट्स हो गए थे, नाउ पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज, और उसके साथ ही साथ देयर वाज लाइक, जैसे हमने रोमांटिसिज्म पढ़ा था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, वैसे यहाँ पर भी जैसे एलिगरी बनाई गई थी, जैसे हम भारत माता मानते हैं तो दैट इज द एलिगरी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद वंदे मातरम सॉन्ग दैट वाज कंपोज्ड, उसके बाद जितने फ्लैग्स थे, लाइक स्वदेशी फ्लैग, स्वराज फ्लैग, विल कम ऑन दैट लेटर। उससे पहले जितने भी आइकन्स थे, सिंबल्स थे, दैट वाज स्टार्टेड टू बी पॉपुलराइज्ड। तो दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाज रियली इंपॉर्टेंट व्हिच केम एक्चुअली इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। So this from this part actually question ये पूछा जाता है कि how can you say that a sense of collective belonging was initiated in the early 20th century? So you can write these points, ठीक। उसके बाद comes the features of स्वदेशी and स्वराज flag। अब ये पूछा जाता है या तो 3 मार्क्स में, ज़्यादातर 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। लाइक द पिक्चर ऑफ द फिगर 14 है, उसकी जो साइड में पैराग्राफ या द नेशनल मूवमेंट डेवलप, उसी में लाइन है कि ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ट्राई कलर फ्लैग यूज होता था, दैट वाज रेड, ग्रीन एंड येलो। बट उसके बाद 1921 में गांधी जी ने अपना स्वराज फ्लैग डिजाइन किया, जिसमें ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन और व्हाइट, साथ ही साथ एक स्पिनिंग व्हील भी थी, दैट सिंबलाइज्ड ऑफ कोर्स गांधी जी's आइडियाज, ठीक है। तो दीज टू डिफरेंस भी पूछा जाता है दोनों में, सो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट इज आर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, नथिंग मच, लेकिन हाँ, अब क्योंकि छोटा है तो अगेन डीप में वो पूछ सकते हैं, तो इससे आप जितने फिगर्स हैं, जितने एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करिएगा। एंड देन अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन भी तो इससे आ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला जो आता है वो होता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट, ठीक। अभी जो इंपॉर्टेंट ऑफ सिल्क रूट है, इसमें आपको पूरा डिफाइन करना होगा कि कैसे जो है वो स्टार्टिंग में चाइनीज सिल्क कार्गो से लेकर के, फिर उसके बाद इट रोड लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, इट रोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, ये सब कुछ जितना लिखा है आपको पैराग्राफ में, दैट यू विल हैव टू देयर। देन वाज अभी बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज अ वेरी स्मॉल बॉक्स वन गिवन एट द राइट हैंड पेज, और नीचे दिया है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये किसने कौन लाया था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजिकल वॉरफेयर वाज लाइक कि अब जैसे लड़ाई वड़ाई तो हम कर नहीं सकते हैं, तो व्हाट वी डू इज कि हमने कोई डिजीज छोड़ दिया, या कुछ इस टाइप का कोई वायरस जैसे अभी हुआ था, दैट इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है। जैसे स्मॉल पॉक्स पहले छोड़ा गया था टू कॉन्क्वेस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री या टू रिमूव अ पर्टिकुलर कंट्री, एंड दिस स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर वाज लाइक अ डेडली किलर, जितने भी यूरोपियंस थे, इट किल्ड एंड डेसिमेटेड द होल कम्युनिटीज पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट, ठीक। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर इसके बारे में पढ़िएगा। देन इज हाउ डिड यूरोप इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो इसमें ये लास्ट जो आपका पोर्शन है, जो आपका आ रहा है उसे
उसमें ये है कि द चाइना एंड इंडिया दे वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज, बट उसके बाद क्या है, चाइना जो था वो एक आइसोलेशन में चला गया और चाइना का रोल जो था बहुत कम हो गया और धीरे धीरे करके फिर अमेरिका जो है वो जो मतलब ट्रेड था वो उधर वेस्ट की तरफ चला गया एंड देयरफॉर यूरोप इट इमर्ज्ड एज द सेंट्रल वर्ल्ड टू। ये भी पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लिखा, यू विल अंडरस्टैंड इजीली। बहुत छोटा चैप्टर है एंड इट्स आल्सो इजी। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इज द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये जो चैप्टर है इसका ये इसमें इतना कंटेंट है दैट आई हैव टू मेक 3 स्लाइड्स, तो इसलिए वी फोकस अ लॉट ऑन दिस। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंट कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब तो यही पूछा जाता है कि पहली चीज़ हम बात करते हैं पास्ट के बारे में। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अकॉर्डियन बुक। अब अकॉर्डियन बुक क्या थी, यू हैव टू फाइंड। ठीक है, ये आप ढूंढिएगा, इसके 3 फीचर्स, कोई भी 3 फीचर्स जो है दैट यू हैव टू राइट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है बाय द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर bloomed in China, the use of print diversified how, या एक्सप्लेन। ठीक, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, जैसे मर्चेंट्स थे दैट दे स्टार्टेड टू यूज इट, ये जो रीडिंग थी स्टार्टेड टू बिकम अ लेजर एक्टिविटी। उसके बाद जितनी भी विमेन थी, जितनी रिच विमेन थी स्पेशली, दे स्टार्टेड टू पब्लिश देयर पोएट्री एंड प्लेस, वो हो गया। ठीक है, तो देयर आर सेवरल पॉइंट्स गिवन, यू हैव टू राइट इट, ये 3 या 5 नंबर पे पूछ लिया जाता है। ठीक, देन इज डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ प्रिंट इन जापान। अब यहाँ पर जो प्रिंट इन जापान है उसका लास्ट पैराग्राफ है, देयर इज अ होल पैराग्राफ गिवन कि कैसे स्टार्टिंग में लेट 18th सेंचुरी से इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल एंड ईडो, जिसे हम टोक्यो के नाम तो जानते हैं, पेंटिंग्स जो थी वो दैट स्टार्टेड टू बी इलस्ट्रेटेड। उसके बाद जो पैराग्राफ दिया है दैट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। ठीक, हु ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंट टू यूरोप, किसे कौन लाया था, तो आप पूरा एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे। मार्को पोलो से भी पहले आप बताएंगे कि चाइना और यूरोप में पहले से ही ट्रेड चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके 1295 में मार्को पोलो जो थे दे रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, और उसके बाद वहाँ से वो टेक्नोलॉजी लेके आए थे। ठीक, देन वॉज द शॉर्ट कमिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट आप सभी जानते हैं क्या थी, शॉर्ट कमिंग्स क्या थी इसकी, दैट दे वर वेरी हैवी, दे वर नॉट ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट कमिंग्स है वो आप देख लीजिएगा। ठीक, देन अब गुटेनबर्ग, इसमें मैंने कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा डायरेक्ट, मैंने गुटेनबर्ग इसलिए लिखा है क्योंकि मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ऐसे पूछ सकते हैं कौन थे गुटेनबर्ग, उन्होंने कैसे जो है लाई थी प्रिंटिंग प्रेस, या पूछ सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस किसने और कैसे लाई थी। दे कैन बी वेरियस क्वेश्चन बट द आंसर इज सेम। ठीक, जिसमें आपको स्टार्ट करना है कि कहाँ से वो इंस्पायर हुए थे, लाइक ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। उसके बाद उन्होंने पॉलिशिंग स्टोन्स पॉलिश करना सीखा। देन आफ्टर दैट धीरे धीरे करके जो आप अपने फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे, दैट इज एवरीथिंग अबाउट गुटेनबर्ग दैट यू हैव टू लर्न। उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे फिगर नंबर 7 है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यू विल फाइंड द लाइन एक्सप्लेनिंग कि बाइबल कैसी दिखती थी, वो ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए ये, क्योंकि पूछा भी गया है इसलिए आई फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द प्रिंटिंग प्रेस न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे पहले होती थी ओरल चीज़ें होती थी, ओरल कल्चर था, वो धीरे धीरे जाने लगा था, अब लोग रीडिंग में इंटरेस्टेड हो गए थे। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है अ न्यू रीडिंग पब्लिक, ये आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नॉट एवरी वन वेलकम दी प्रिंटेड बुक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ जो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की भी हम बात करेंगे, जिसमें कि दे थॉट कि अगर ये बुक्स पढ़ जाएंगी तो लोगों पर इम्पैक्ट होने लगेगा उसका, और जितनी चीज़ें उसमें लिखी लोग उसको सच मानेंगे, दिल बिलीव दैट। और फिर जो थॉट्स होंगे ना, जो रिलीजियस थॉट्स थे, फिर लोग थोड़े रैशनल हो जाएंगे। तो इसलिए जो वहाँ के जो रोमन कैथोलिक चर्च था, इट बिकेम इनसिक्योर। फिर 1517 में जो रिफॉर्मर थे मार्टिन ल्यूथर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने 95 थीसिस लिखी कि कैसे कैसे रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो गलत रिचुअल्स फॉलो कर रहा है। और इस पे देयर इज अ होल पैराग्राफ गिवन ऑन दैट कि कैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, क्या था उसमें। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, तो इसे देख लीजिएगा। देन इज द मेंशन ऑफ मिनोकियो। Now Minocchio was a miller in Italy and he began to read books that were available in his locality. फिर धीरे धीरे करके he started to criticize the ideas of Roman Church, but he was hauled up twice. उन्हें बोला गया, but then ultimately he was executed. ठीक, तो इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि who was a rebel of the Roman Catholic Church who was hauled up twice and ultimately executed through light on this topic. तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। Then is the reason for virtual reading mania. अब इसके लिए पहला पैराग्राफ एंड द सेकंड पैराग्राफ इज मोर देन इनफ, जिसमें आप बताएंगे कि कैसे कैसे वो पूरा एक तरह से एक लहर शुरू हो गई थी पढ़ने की, लिटरेचर आने लगे थे, जो कैलेंडर्स होते हैं, बैलेट्स, फोकटेल सब लिखे आने लगे। देन देवर पेनी चैप बुक्स, बिलियोथिक ब्लूज, इन सब का मेंशन आपको करना है, सो दैट जो भी पढ़े वो समझ जाए कि येस यू हैव मेंशन द पॉइंट्स फ्रॉम द बुक। Then is how did ideas about science, reason and rationality find their way into popular literature in the 18th century Europe. अब उसके जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मेंशन अबाउट राइटर्स एंड थिंकर्स लाइक थॉमस पेन, वोलेटियर, जीन जेकस। ठीक है, तो इनके बारे में यू हैव टू राइट कि कैसे उनके जो थॉट्स थे दैट स्टार्टेड टू बी पॉपुलराइज्ड। ठीक है,
दिस वॉज कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ रैशनैलिटी कमिंग इन द पब्लिक, जैसे जैसे बुक्स का यूज़, जैसे जैसे एक रीडिंग मेनिया की शुरुआत हुई तब, ठीक। देन इज़ द मेंशन ऑफ लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है, हु सेड ट्रम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वाई। तो वाई में फिर एक बार वाई पूछ लिया, देन तो आपको पूरा लिखना होगा इसमें कि कैसे ही वॉज अ नॉवलिस्ट, और उसके बाद उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, ठीक। देन इज प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स एक्सप्लेन। अब ये जो प्रिंट कल्चर एंड दी फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा कि उस पर कैसे इम्पैक्ट हुआ। इसमें जैसे पॉइंट्स इसमें दिए हैं, 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड, यही 3 पॉइंट्स आपको अपने आंसर में मेंशन करने हैं, ठीक। देन कम्स डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ इनोवेशंस इन द प्रिंट टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जनरली पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले साल भी आया था, कि कैसे इनोवेशंस हुए। तो उसमें यू हैव टू राइट ऑल दैट। रिचर्ड एम हो का सिलेंड्रिकल प्रेस, फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आए, फिर उसके बाद फीडिंग पेपर वाला मेथड जो दिया है आपका वो आया। देन इज हाउ डिड प्रिंट कम टू इंडिया। अब हम बात करते हैं फाइनली इंडिया की। तो इंडिया में कौन लेके आया था इंडिया में? पहले तो हम बात करेंगे गोवा की जो पोर्तुगीज मिशनरीज थी वहाँ की, उसके बाद हम जेम्स ऑगस्टस हिकी की बात करेंगे, हु बिगैन टू एडिट द बंगाल गैजेट। उसके बाद फिर वील हैव टू मेंशन हाउ इट केम टू इंडिया, ठीक। एक्सप्लेन हाउ दी प्रिंट एंड द न्यूज़पेपर्स बिकेम द एजेंसी ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसमें आप बात करेंगे कैसे विडो इमोलेशन मोनोथीज्म इन सब की जो है इन मैटर्स पे लिखना शुरू हुआ। देयर वर कंट्रोवर्सीज। उसके बाद द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल दैट वाज रीच्ड द वाइडर ऑडियंस। आप संबद कौमुदी की बात करेंगे, आप समाचार चंद्रिका की बात करेंगे, देन जामे जहानामा, शमसूल अखबार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स डिड उलेमा टेक टू इनकाउंटर द इम्पैक्ट। तो उसमें आप उसका मेंशन करेंगे कि कैसे द कॉलोनियल रूलर्स दे वुड इनकरेज कन्वर्जन एंड चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉज। और इसके लिए उन्होंने जो उलामा थे उन्होंने फिर धीरे धीरे करके द देवबंद सेमिनरी वाज फाउंडेड इन 1867। उसमें फतवाज जो थे दैट वर पब्लिश्ड, कैसे उनको बताया गया कि हाउ यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जिससे कि जो उनका रिलीजन है ये चेंज ना हो, ब्रिटिशर्स द्वारा इम्पैक्ट ना हो, ठीक। एंड फिर आप हिंदूज का भी मेंशन करेंगे, रामचरितमानस, लखनऊ की जो नवल किशोर प्रेस है उसके बारे में, श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे, दैट यू हैव टू मेंशन, ठीक। हाउ डिड अच्छा हाँ, यही जो मैंने पॉइंट बोला भी रामचरितमानस वाला, वही पॉइंट है, हाउ डिड हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बेनिफिट फ्रॉम प्रिंटिंग, तो वही है, ठीक। देन डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑन विमेन। अब विमेन के लिए आपका पूरा पैराग्राफ ही नहीं, पूरा सेक्शन है, जिसमें आप पहला पॉइंट आपका राज सुंदरी देवी का होगा, फिर आपका कैलाश बाशिनी देवी का होगा, फिर ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई का होगा, देन राम चड्ढा की स्त्री धर्म विचार, एंड फाइनली दी खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, ठीक। ये आप खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी भी लिख सकते हैं, या आप उसके ओवरऑल एक लास्ट में आप कंक्लूडिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज होल वुमेन एंड प्रिंट थिंग। और आप एक एक पॉइंट ही नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली क्या था। अब आप कैलाश बाशनी देवी लिख के ऐसे नहीं कर सकते दैट उन्होंने लिखा वुमेन के लिए, नहीं, यू हैव टू टेल कि कैसे उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हाउ द वुमेन वर इम्प्रेजेंट एट होम, दे वर केप्ट इन इग्नोरेंस। वो कहाँ की थी? फ्रॉम द 1860 वाज अ बंगाली वुमेन, दैट यू हैव टू ऑल मेंशन, ठीक। अब वुमेन के बाद ही द नेक्स्ट इज द पुअर पीपल। तो पुअर पीपल पे गुलामगिरी के बारे में लिखेंगे। देन उनका एक अच्छा हाँ, एक कानपुर के मिल वर्कर का भी मेंशन है, काशी बाबा। ही रोट एंड पब्लिश छोटे और बड़ी का सवाल इन 1938। तो दैट यू हैव टू मेंशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स में आने वाला सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। आई कैन टेल यू 100% कि वो इस साल भी आएगा, ठीक है। तो ये कौन लाया था, क्यों लाया था और कब लाया था, दैट यू शुड नो। This was all for your history textbook. Now I want to tell you certain things. First of all, points book के लिखिएगा, अपने से कुछ भी नहीं बनाना है। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है देन तो यू हैव नो चॉइस, तो तब आपको लिखना ही पड़ेगा, बट ट्राई टू यूज़ दी वर्ड्स गिवन इन बुक। अगर आप जैसे आपका वुमेन वाला क्वेश्चन आया, अब लिखने को हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं कि द वुमेन्स आर इग्नोर्ड, तो राइटर्स आए उन्होंने लिखा, बट अगर आप ऐसे मेंशन करेंगे कि कैलाश बाशनी देवी थी, शी वाज अ बंगाली वुमेन इन द 1860s, तो आप ऐसे मेंशन करेंगे तो पढ़ने वाले को भी समझ आएगा दैट यू हैव रेड द चैप्टर, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ एटलीस्ट वंस पूरी बुक अच्छे से रीड करनी है। वैसे तो अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, आई होप यू मस्ट हैव रेड इट बिफोर, बट फिर भी हो सके तो प्लीज़ गो थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बुक। MCQs कहाँ से आते हैं? फिगर से आते हैं। डोंट मिस एनी फिगर इन एनी ऑफ द, स्पेशली सिविक्स एंड हिस्ट्री, बिल्कुल मिस नहीं करना है। यू हैव टू नो कि किस फिगर में वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, किस फिगर में क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट यू शुड नो।
इसके अलावा मैप प्रैक्टिस हम करेंगे. इफ़ आई गेट टाइम आई श्योरली मेक अ वीडियो ऑन मैप प्रैक्टिस. अदरवाइज अभी हमारे सिविक्स, ज्योग्राफी और क्या बचा है, इकोनॉमिक्स बचा है. दैट आई ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट 2 days. ठीक है, तब तक के लिए हिस्ट्री पढ़ लीजिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन श्योरली पोस्ट इन द जो है पोस्ट सेक्शन, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप समझ आया होगा. योर डाउट्स मस्ट हैव बीन क्लियर्ड. So that is all for today. Thank you. Bye bye. Keep studying and see you in the next video.